बिटकॉइन, डोजकॉइन, इथीरियम, लाइटकॉइन, एनएफटीज, आजकल हर कोई क्रिप्टो करेंसी की ही बात कर रहा है। सोशल मीडिया पर, इंटरनेट पर, टीवी पर, हर जगह हम ये टर्म क्रिप्टो करेंसी ही सुन रहे हैं। हर जगह क्रिप्टो वायरल है। कुछ लोग तो ऐसे हैं जिन्होंने क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट किया हुआ है, और कुछ लोग ऐसे भी हैं जो क्रिप्टो में इन्वेस्ट करना चाहते हैं और ये जानना चाहते हैं कि भाई आखिर ये जो क्रिप्टो करेंसी है होती क्या है, ये कैसे काम करती है और कैसे लोगों ने इसमें पिछले साल हजारों गुना रिटर्न कमाया है। तो क्रिप्टो से रिलेटेड इन सभी सवालों के जवाब आज इस वीडियो में जान रहे हैं। क्रिप्टो करेंसी एक डिजिटल करेंसी होती है, फिजिकल फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करती। मतलब जैसे आप रुपए को या फिर डॉलर को अपने हाथ में ले सकते हो, टच कर सकते हो, आप क्रिप्टो करेंसी को छू नहीं सकते, टच नहीं कर सकते, बिकॉज ये फिजिकल करेंसी नहीं होती बल्कि एक वर्चुअल करेंसी होती है। और जस्ट बिकॉज इसको क्रिप्टो करेंसी कहा जाता है, इसका मतलब ये भी नहीं है कि एक्चुअल में कोई करेंसी होती है। करेंसी वही होती है, उसी को कहते हैं जिसके जरिए आप लेन देन कर सकें, ट्रांजैक्शन कर सकें, सामान खरीद सकें, और सबसे इंपॉर्टेंट कि उसको गवर्नमेंट ने बैक किया हुआ। सपोज कोई 100 रुपए का नोट है, तो भले ही उसकी अपनी वैल्यू कुछ ना हो, जस्ट अ पीस ऑफ पेपर है वो, बट वो करेंसी है कॉज उसे गवर्नमेंट ने बैक किया हुआ है। गवर्नमेंट और रिजर्व बैंक की गारंटी आपको उस नोट पर मिलती है कि अगर आप इसको किसी को देंगे तो आपको 100 रुपए का सामान मिल जाएगा, 100 रुपए का दूसरा नोट मिल जाएगा। सो करेंसी जनरली उसको बोलते हैं जिस पर गवर्नमेंट की गारंटी होती है। क्रिप्टो करेंसी को गवर्नमेंट बैक नहीं करती, इसको गवर्नमेंट एज अ करेंसी कंसिडर नहीं करती। अभी इट्स जस्ट लाइक स्टॉक्स, शेयर्स जिनमें आप ट्रेड कर सकते हो, और ये पूरी तरह से डिजिटल होती है। सबसे पहली क्रिप्टो करेंसी थी बिटकॉइन। इसको सतोशी नाकामोटो नाम के एक शख्स ने 2008 में इन्वेंट किया था, बनाया था। सतोशी नाकामोटो कौन था, क्या ये एक बंदा था या कोई पूरी टीम थी, इसके बारे में कुछ भी वेरीफाइड इंफॉर्मेशन अवेलेबल नहीं है, कुछ पता नहीं है। क्रिप्टो शुरू उस वक्त हुआ था जब 2008 में ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस आया था। बैंक्स ने उस वक्त काफ़ी ज़्यादा मैनिपुलेशंस किए थे, लोगों ने अपना काफ़ी पैसा गंवाया था, और पूरी दुनिया में एक फाइनेंशियल क्राइसिस उस वक्त आ गया था। और क्रिप्टो को क्रिएट करने का पर्पस, मकसद भी यही था कि बीच में से मीडिएटर को, यानी कि बैंक्स को पूरी तरह हटा दिया जाए और लोग अपना पैसा बिना किसी मीडिएटर के ट्रांसफ़र कर सकें। अभी अगर आपको कुछ पैसा किसी को ट्रांसफ़र करना है, देना है, तो आप बैंक के थ्रू ही कर पाते हो। और अगर कोई डिजिटल पेमेंट ऐप भी आप यूज़ करते हो, फ़ोन पे, गूगल पे या फिर पेटीएम, तो वो भी बैंक से ही कनेक्टेड होता है, उसी के थ्रू जाता है। बट क्रिप्टो में कोई भी मीडिएटर होता नहीं है, यहाँ पर कोई बीच में कोई नहीं होता है। अब बिटकॉइन का एग्जांपल लेकर क्रिप्टो को समझने की कोशिश करते हैं। सो बिटकॉइन एक डिसेंट्रलाइज्ड डिजिटल करेंसी है जो बिना किसी मीडिएटर के ऑपरेट करती है। डिसेंट्रलाइज्ड करेंसी होने का मतलब यही है कि इसका कोई ओनर नहीं होता है, यहाँ पे कोई भी एजेंसी नहीं है जो इसको कंट्रोल करती है। जब भी आप कोई ट्रांजैक्शन करते हैं तो बैंक उस ट्रांजैक्शन में, जैसे मैंने कहा, मीडिएटर का काम करता है, बिचौलिया होता है, और बैंक गवर्नमेंट के साथ मिलकर आपकी करेंसी को कंट्रोल करता है, और गवर्नमेंट इसके थ्रू पूरी इकोनॉमी जो है उसको पूरी तरह से कंट्रोल करती है। पर बिटकॉइंस में कोई मीडिएटर नहीं होता, कोई बीच में नहीं होता। अगर आप किसी को बिटकॉइन के जरिए पेमेंट कर रहे हैं, कोई भी ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, तो सारा ट्रांजैक्शन आपके और जिसको आपने पेमेंट किया है, जिसको आप ट्रांजैक्शन किया है, उसके बीच होता है। बिटकॉइन की वैल्यू सप्लाई और डिमांड पर ही डिपेंड करती है, इसको कोई कंट्रोल नहीं करता, और इसीलिए इसकी वजह से इसकी वैल्यू को भी कोई डाउन नहीं कर सकता। जितने ज़्यादा लोग क्रिप्टोज़ में, बिटकॉइंस में ट्रांजैक्शन करते रहेंगे, उनकी वैल्यू जो है वो उतनी ज़्यादा बढ़ती रहेगी। बिटकॉइन के ट्रांजैक्शंस जो है वो अनोनिमस होते हैं, किसी भी क्रिप्टो के एक्चुअली, यानी जो दो लोग आपस में ट्रांजैक्शन कर रहे हैं उनको ये पता नहीं होता कि सामने वाला कौन है, उसका नाम पता कुछ नहीं पता होता, बस एक बिटकॉइन एड्रेस जनरेट होता है और उस एड्रेस से दूसरे एड्रेस पर ट्रांसफर होता रहता है। बिटकॉइन ट्रांसफर होता है, दूसरी क्रिप्टोज ट्रांसफर होती रहती है। अब बात करते हैं कि क्रिप्टोज खरीदे और बेचे कैसे जाते हैं। सो इसके लिए काफ़ी सारे ऐप्स, काफ़ी सारे एक्सचेंजेस, वेबसाइट्स अवेलेबल हैं जो आपको क्रिप्टो वॉलेट फैसिलिटी अवेलेबल कराते हैं, लाइक वजीरिक्स, कॉइन स्विच और कॉइन DCX एंड अदर्स। इन ऐप से आप अपना बैंक अकाउंट जो है उसको लिंक कर सकते हो, फिर क्रिप्टो खरीद भी सकते हो, बेच भी सकते हो। अगर स्पेसिफिकली बिटकॉइन की बात करें तो भी एक बिटकॉइन की जो कीमत है वो अराउंड 29 लाख रुपए के आसपास है, और आप इसको फ्रैक्शंस में भी खरीद सकते हो। मतलब ज़रूरी नहीं आप 29 लाख रुपए का बिटकॉइन खरीदो, आप बिटकॉइन का 10 करोड़वां हिस्सा, जिसको एक सतोशी कहते हैं, उसको भी खरीद सकते हो, उसको भी बेच सकते हो। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड कि क्रिप्टोज आते कहाँ से और इनको बनाता कौन है। तो इसके लिए हमें सबसे पहले ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को समझना होगा, जो टेक्नोलॉजी क्रिप्टो के पीछे होती है। क्रिप्टो में ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का ही इस्तेमाल होता है। ब्लॉकचेन को आप समझिए कि पब्लिक लेजर कह सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल बिटकॉइन की जो ब्लॉकचेन है उसमें हर बिटकॉइन ट्रांजैक्शन का रिकॉर्ड है।
जैसे बैंक्स अपने सारे ट्रांजैक्शन का हिसाब जो है अपने सिस्टम में या फिर लेजर में रखते हैं, वैसे ही बिटकॉइन में भी जो ट्रांजैक्शन होते हैं, जो अभी तक होते आए हैं, उनका रिकॉर्ड जो है वो ब्लॉकचेन में रखा जाता है, ब्लॉकचेन में होता है। जहाँ बैंक्स के लेजर आप और हम एक्सेस नहीं कर सकते, वो सीक्रेट रहते हैं हमसे, बिटकॉइन की जो ब्लॉकचेन है, पूरी ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, वो सबके लिए एक्सेसिबल है। यहाँ पर जाकर आप अब तक जितने भी बिटकॉइन ट्रांजैक्शन हुए हैं उनको सबको देख सकते हो। अगर बिटकॉइन की ब्लॉकचेन में जाएंगे आप, तो वहाँ पर आपको बिटकॉइन का पहला ट्रांजैक्शन भी दिखेगा, जिसमें एक एड्रेस ने दूसरे एड्रेस को मई 2010 में एक पिज़्ज़ा के लिए 10,000 बिटकॉइन दिए थे। वैसे आप भी अपनी क्रिप्टो करेंसी बना सकते हो। इसके लिए आपको थोड़ी कोडिंग और कंप्यूटर प्रोग्रामिंग नॉलेज की ज़रूरत है और फिर उसको स्प्रेड करने की ज़रूरत है ताकि आपकी क्रिप्टो जो है वो बढ़ जाए। नाउ बैक टू बिटकॉइन एग्जाम्पल। बिटकॉइन में जितने भी ट्रांजैक्शन होते रहते हैं उनकी एंट्री करने का जो काम है वो माइनर्स करते हैं। माइनर्स आप में और हम में से ही कुछ लोग होते हैं जिनका काम ब्लॉकचेन को एक्चुअली में मेंटेन करना होता है, ट्रांजैक्शन पूरा मेंटेन करना होता है। माइनर्स बिटकॉइन के हर ट्रांजैक्शन को ब्लॉक में रिकॉर्ड करते हैं और अपनी इस सर्विस के बदले इनको कुछ बिटकॉइंस मिलते हैं। ये वो बिटकॉइंस होते हैं जो नए होते हैं और सिस्टम में पहली बार जनरेट होते हैं। नए बिटकॉइंस को मार्केट में लाने का सिर्फ यही एक तरीका है, इसके अलावा बिटकॉइंस नए मार्केट में नहीं आते। बिटकॉइन माइनिंग के लिए स्पेशलाइज्ड हार्डवेयर भी यूज़ होते हैं, हाई पावर कंप्यूटर सिस्टम आपको चाहिए होते हैं, हाई पावर ग्राफिक कार्ड्स यहाँ पर चाहिए होते हैं टू हेल्प यू सॉल्व कॉम्प्लेक्स एल्गोरिथम। जैसे आप अपने डॉक्यूमेंट्स को हार्ड ड्राइव में रखते हो, वैसे ही बिटकॉइंस के या फिर किसी भी क्रिप्टो के जो ट्रांजैक्शन होते हैं उनको ब्लॉक्स में रखा जाता है। ये ब्लॉक्स डिजिटल होते हैं, यू कांट टच देम, मतलब डिजिटल ब्लॉक्स होंगे। जब एक ब्लॉक भर जाता है तो नया ट्रांजैक्शन को दूसरे ब्लॉक में रखा जाता है और हर ब्लॉक में पुराने ब्लॉक का एड्रेस जो होता है वो मेंशन होता है और जो नए ब्लॉक्स बन रहे हैं उनका एड्रेस जो है वो आने वाले ब्लॉक में होगा। इस प्रोसेस की वजह से ब्लॉक्स की एक पूरी चेन बन जाती है और इसीलिए इसको ब्लॉकचेन कहा जाता है। अब तक जितने भी बिटकॉइंस या दूसरे क्रिप्टोज मार्केट में आए हैं उन सब की हिस्ट्री पब्लिक लेजर में होती है, यानी कि ब्लॉकचेन में होती है। इस डेटा को दुनिया भर के लाखों माइनर्स मेंटेन करते हैं, लाखों कंप्यूटर में डेटा होता है, तो इसे हैक करना भी बड़ा मुश्किल हो जाता है, ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल हो जाता है। इवन दो हैकिंग यहाँ पर भी होती रहती है, बट इट्स सेफर देन एनी अदर मेथड। और इसीलिए ब्लॉकचेन को फ्यूचरिस्टिक टेक्नोलॉजी भी कहा जाता है। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को बैंक्स भी यूज़ कर सकते हैं आगे फ्यूचर में जाके, इसको इलेक्शन में भी यूज़ किया जा सकता है टू रूल आउट एनी डिस्क्रिपेंसी, कॉज यहाँ काफ़ी ज़्यादा सेफ ट्रांजैक्शंस होते हैं। और क्रिप्टो एक्सपर्ट्स इसीलिए ब्लॉकचेन को वेब 3.0 भी कहते हैं, यानी इंटरनेट का फ्यूचर भी कहते हैं।